मुझे खबर है कि आपको हमारा शो बेहद पसंद आ रहा है। मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करता हूं। इसलिए आज इस रंगीन बैकग्राउंड से मैं एक रंगीन शख्स की रंगीन कहानी सुनाने आया हूं। रंगीन मतलब गलत तरीके से नहीं, जिसके जन्म से लेकर जिसकी मृत्यु तक हर एक घटना कई रंगों से भरी है। एक ऐसा शख्स जिसने अपराध किए, कानून की नज़र में अपराधी है, लेकिन कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि चाकू का भी नहीं। जिसने ताउम्र अपराध किए, कानूनन चार्जशीटर कहलाया, हिस्ट्री शीटर कहलाया, लेकिन जिसे उसके पूरे क्षेत्र में रॉबिन हुड माना जाता है, हीरो माना जाता है, सुपर हीरो माना जाता है। आप वहां पर उस शख्स का सीधे नाम नहीं ले सकते, या तो अंत में जी लगाना होगा या शुरू में मिस्टर लगाना होगा। एक ऐसा शख्स जिस पर एक बेहतरीन सुपरहिट सिनेमा बना, एक ऐसा शख्स जिसे राष्ट्रपति से लेकर उसी कार्यालय का चपरासी तक नाम से जानता था, एक ऐसा शख्स जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऑफर दिया था। यह किंवदंती है, हालांकि सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, पर जनश्रुति है कि जिसको ऑफर दिया गया था कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नौकरी करो हम लोगों के लिए, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी कहानियां आज किंवदंतियां हैं और सदैव रहेंगी। जब तक लोग हैं तब तक इस आदमी का नाम जबान पर रहेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। हुआ ना आश्चर्य कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूं, इस शख्स का तो नाम भी नहीं सुना आपने। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक ऐसे शख्स का नाम था जो अपने असली नाम से कभी जाना नहीं गया। वो जाना गया अपने 52 नामों से, जिसने अपनी जिंदगी में 52 तरह के रूप रखे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो जग विख्यात हो गया, नटवरलाल। आप पहचाने नटवरलाल, जिन्हें उनके क्षेत्र के लोग मिस्टर नटवरलाल के नाम से ही बुलाते हैं और जानते हैं, जहां पर लोग उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं। मैं प्रणाम करता हूं बिहार की उस भूमि को। पता नहीं क्यों बिहार किन कारणों से बीच में बदनाम भी रहा, नाम भी रहा, पर उस ज़मीन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो ऐसे लोगों को जन्म देती है जो चाहे अच्छे में जाए चाहे बुरे में जाए, कमाल करते हैं, उनको कोई छू नहीं पाता। उसी ज़मीन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, उसी ज़मीन से नटवरलाल पैदा हुए, उसी एक जिले से, सीवान के गांव बंगरा के। एक ने अपने कामों के जरिए अपने नाम को दुनिया भर में विख्यात किया और दूसरे ने अपने नाम को विख्यात तो किया, लेकिन साथ ही साथ कुख्यात भी किया। नटवरलाल, जिनका जन्म हुआ था सन 1912 में सीवान बिहार के बंगरा गांव में। दो कहानियां हैं उनके इस पेशे में आने की। पहली कहानी यह है कि पढ़ाई में तो वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि हमेशा उन्हें कुछ अलग करने को प्रेरित करती थी। वो फोर्जरी कहाँ से सीखे, उसकी शुरुआत भी उसी गांव से होती है जहां उनके पड़ोसी थे मिस्टर सहाय। सहाय उनको एक बैंक ड्राफ्ट देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि उन्हें जमा करना होता है बैंक में। वहाँ से उनकी एक काबिलियत ने बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा। वो था दस्तखत देखकर हू बहू बना लेना। वो रोज़ बैंक ड्राफ्ट ले जाते और धीरे धीरे उनके अकाउंट से रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये करके 1000 रुपये जोड़ लिए। उनके पिताजी तक ये खबर पहुंची, बहुत बुरी तरीके से मारा गया, और मारने के बाद गुस्से में उन्होंने घर छोड़ दिया और कलकत्ता जाके बस गए। एक थ्योरी ये है, सच्चाई पूरी किसी को नहीं पता, खबरें ही हैं, थ्योरीज हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि उन्होंने 12th में, मैट्रिक में अपने बुरी तरीके से फेल होने के कारण उनके घर में बहुत जम के पिटाई हुई और 5 रुपये लेकर वो फरार हो गए कलकत्ता जाकर, और वहाँ पर उन्होंने ठगी का इतिहास रचा। पहली ठगी उन्होंने उसी शख्स के साथ करी जहां पर वो काम करने पहुंचे थे, मतलब एक रुई के व्यापारी के पास। रुई के व्यापारी ने अपना लालच देखा कि पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे बच्चे को पढ़ा देगा, उसको रख लिया, खाना पीना दिया, और जैसे ही उसने अपनी LLB के पढ़ाई के लिए उस सेठ से, केशव राम नाम था, केशव लाल, उस सेठ का नाम था केशव लाल, केशव लाल से पूछा कि भाई सेठ जी, मुझे अब LLB करना है, मुझे थोड़ी सी फीस की मदद कर दीजिए। उस आदमी ने फीस के 9 रुपये नहीं दिए, और तब पहली बार नटवरलाल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और 4.5 लाख रुपए उस समय, आज से 80, 90, 100 साल पहले ठग लिए। 4.5 लाख रुपए कंगाल कर दिया। रुई का बहुत बड़ा व्यापारी था और नकली व्यापारी बनकर
स्वयं नटवर लाल पहुँच गए, पूरी वेशभूषा बदल कर। वो पहचान ही नहीं पाए कि ये उन्हीं का नौकर है, और उससे धंधा किया उन्होंने 4.5 लाख रुपए का, और कोई सामान बेचा नहीं, 4.5 लाख लिए और चंपत। यहाँ से उनकी ये जरायम यात्रा शुरू हुई और एक समय पर आके उनके ऊपर पहला केस दर्ज होता है पुलिस में। वो पहला मौका था और आखिरी मौका भी जिसमें पुलिस ने उनके ऊपर केस दर्ज किया और उनको सज़ा मिली। सज़ा बहुत छोटी थी, पूरी सज़ा जेल में काटी, और उसके बाद जब तक वो जिंदा रहे, आंकड़ों के हिसाब से उनकी मौत 2009 में भी मानी जाती है, 1996 में भी मानी जाती है। मतलब मौत पर भी जो आदमी ठगी कर गया वो थे नटवर लाल। अपनी पूरी उम्र में उन्होंने किसी भी सज़ा को पूरा नहीं किया, लगभग 20 साल जेलों में बिताए, और जबकि उनके केस थे रजिस्टर्ड 114 केसों में उन्हें टोटल सज़ा हुई थी, सिर्फ 19 या 20 केसेस में सज़ा हुई थी, वो टोटल कुल मिला के थी 113 साल। उसमें से केवल 20 साल बिता और बाकी समय फरार। फरार जेल तोड़कर नहीं होते थे, फरार होते थे अपने ब्रेन की सहायता से। वो उन्हें पता होता था कि किस जगह का क्या इस्तेमाल किस स्थिति में करना, उसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते थे, क्योंकि एक के बाद एक केस होते थे और एक के बाद एक केस की पेशियां होती थी अदालत में। तो वो उस बीच का वक्त निकालते थे जब जेल से लेकर उन्हें जज साहब के सामने ले जाया जा रहा है या जज साहब से वापस उन्हें जेल ले जाया जा रहा है, उस दौरान वो अपने साथ के प्रहरियों को बेवकूफ़ बना के फुर्र हो जाते थे। उसी में से एक बहुत प्रसिद्ध वाकया है सन 1996 का। सन 1996 जब वो 84 वर्ष के थे, 84 ईयर्स के, पूरी तरह लंगड़ा के चलते थे, हाथ पांव में शक्ति नहीं थी, व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे जेल में भी और जेल के बाहर अदालतों जाने में भी। पूरे स्टाफ को पता था कि यह आदमी 2 कदम बिना सहारे के नहीं चल सकता, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब जेल में उन्होंने दरख्वास्त करी कि मेरा इलाज लखनऊ जेल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उस समय लखनऊ जेल में बंद थे किसी अपराध में। इनको अदालत की परमिशन से एम्स ले जाया जाता है, लखनऊ से बाया ट्रेन एम्स दिल्ली। दिल्ली स्टेशन पे उतरते हैं, उतरते क्या है, इनके कंधे को पकड़ के 2 लोग उठाते हैं और व्हील चेयर पर बिठा के फिर स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं प्लेटफॉर्म पर। 3 सिपाही साथ में थे। तीनों सिपाहियों को पता है कि एक करवट तो ढंग से ले नहीं पाता, भागेगा कहाँ से, जबकि नटवर लाल के इतिहास से पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा तंत्र वाकिफ था। पर उन 3 सिपाहियों की बेवकूफ़ी। पहला सिपाही अरेंजमेंट करने गया कि यहाँ पर एम्बुलेंस या दूसरा अरेंजमेंट कैसे होगा। दूसरा सिपाही गया पानी या चाय कुछ नाश्ता करने। इन्होंने मौका देखा और तीसरे सिपाही से कहा कि मुझे बड़ी ज़ोर के प्यास लग रही है, पानी पीना है, और उठने की कोशिश करी। उसने कहा कि नहीं, आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। और सिपाही चला गया। तीनों सिपाही आते हैं और तीनों के पाँव के नीचे से ज़मीन गायब। सन 1996 को नटवर लाल को आखिरी बार पुलिस की गिरफ्त में जनता ने देखा, और उसके बाद जो गायब हुए आज तक कभी नहीं मिले। 84 साल का आदमी अदृश्य हो गया था। उसके बाद दिखे जरूर एक स्टेशन पे बिहार के पुलिस के एक कर्मचारी को, जो पिछले 40 साल से उन्हें देख चुका था। उसने एक नज़र भर के देखा कि ये नटवर लाल है, और नटवर लाल ने भी देख लिया कि वो उनको देख रहा है। और जब तक वो सिपाही अंदर स्टेशन में आरपीएफ का कर्मचारी था, पुलिस वाला, वो अपने बाकी साथियों को लेने जाता है, और जब तक पुलिस की पूरी फोर्स लेके जगह पर आता है, वहाँ ना नटवर लाल थे ना उनके कपड़े थे। सर्च की गई तेजी से, तो वहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी में नटवर लाल जो कपड़े पहने थे वो डब्बे में पड़े थे, और गार्ड जो मालगाड़ी का था उसके कपड़े गायब थे, 84 साल की उम्र में। ऐसी सैकड़ों कहानियों में एक कहानी और है जो है लालच से जुड़ी। दरअसल दिल्ली पे उनका निशाना, यूँ तो मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश इनके निशाने पे थे, पर आखिरी दौर में उन्होंने अपने निशाने कर दिए थे बड़ी मछलियाँ, और उनके पैसे कहाँ गए ये किसी को पता आज तक नहीं चला। लोग तो यही कहते हैं कि उन्होंने ये पैसा कमाने के लिए सब धंधे नहीं किए थे। ये भी मान्यता है, सच कितना है झूठ कितना मैं नहीं जानता। दरअसल जिस आदमी ने अंबानी, टाटा, बिरला, राष्ट्रपति या किसी को भी नहीं छोड़ा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, पर उनके मरने के बाद या उनके परिवार के पास कुछ क्यों नहीं मिला?
लोगों का ऐसा मानना है कि दरअसल वो पूरा पैसा सिर्फ शौक के लिए कमाते थे और लोगों को बताने के लिए कमाते थे कि मैं जिन्होंने तुम्हारा लूटा है मैं उनसे छीन रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ। ये सच्चाई है। हज़ारों लोगों की वो मदद करते थे फाइनेंशियली। तो ऐसे ही एक लालची अधिकारी जो कि एक आईएएस ऑफिसर था दिल्ली में, किसी बहुत बड़े मंत्रालय या मिनिस्ट्री का उसके पास प्रभार था, करोड़ों रुपए उसकी जायदाद में था। इस आदमी को रेकी पर लिया नटवरलाल ने और 3 साल तक फॉलो किया। एलीट क्लब में दाखिल हो गए नटवरलाल अपने आप को एक बहुत बड़ा अधिकारी बता के, और उसके साथ क्लब में जाते, बिलियर्ड्स खेलते, वाइन पीते। वो इतना करीब आ गया था कि उसके एक एक राज इनको पता चल गए थे। सडनली एक दिन, उस समय लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता, तो वो भी डायल करके ट्रंक कॉल करना पड़ता था। ये ट्रंक कॉल करते हैं उस अधिकारी के आवास पे, जब इनको पता रहता है कि अधिकारी विदेश के टूर पे गया हुआ है, यूएस। ट्रंक कॉल करते हैं, वाइफ फ़ोन उठाती है और बोलती हैं कि मैं उनका बहुत करीबी दोस्त बोल रहा हूँ, नाम नहीं बता पाऊंगा, फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके घर पे रेड पड़ने वाली, छापा पड़ने वाला, जितनी जल्दी हो सके सारा पैसा उठाओ और पीछे डिक्की में फेंको, भाई साहब को मैं बता दूंगा। अब चूंकि बीवी को भी पति से कांटेक्ट करने के लिए कम से कम 24 घंटे की वेटिंग होती थी ट्रंक कॉल पर। उनको समझ में नहीं आता क्या करें। वो खिड़की से निकलती हैं, किचन से भागती हैं, गार्डन होती है, वो बाउंड्री के बाहर पूरा खजाना अपने हीरे जवाहरात सब फेंक देती हैं, नोट और बंडल। कहते हैं कि नटवरलाल जीप में भर के ले गया था वो पूरा पैसा और पहुंचा था सीधे अपने गांव पंगरा, और वहां से लौटा था खाली हाथ। तो नटवरलाल की ये किस्से, ये कहानियां इतनी विचित्र हैं कि जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, इतिहास है। लोग आज भी किसी भी ठग को या किसी भी तेज दिमाग इंसान को ये कहते हो कि बड़े नटवरलाल हो तुम भाई। तो जिस आदमी का नाम ये पैमाना बन जाए कि लोग उसके नाम से चर्चा करने लगें, उस शख्स ने क्या कारनामे किए होंगे। बहरहाल 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत के सामने ये तर्क रखा कि चूंकि अब नटवरलाल की डेथ हो चुकी है, उनके खिलाफ 100 से ऊपर केस ख़त्म किए जाएं। इमीडिएटली उनके भाई जो गोरखपुर में रहते थे, उन्होंने इस बात को काटा और कहा कि यह गलत बात है कि वो अब मरे हैं। उनकी मौत तो दरअसल तभी हो गई थी 1996 में, जब उन्हें जेल से एम्स ले जाया गया था और वहाँ से फरार हुए थे। उसके बाद वो मर गए थे। मैंने खुद अंतिम संस्कार किया, रांची में किया है। पूरी मीडिया, पुलिस टीम इस खबर से हक्की बक्की रह जाती है कि उस समय मर गए थे, तो फिर 96 के बाद जब वो छपरा स्टेशन पर दिखे थे रेलवे ऑफिसर को, वो कौन था। पुलिस ने ये तक निष्कर्ष निकाल लिया कि इस आदमी ने अपने मौत के नाम पर भी ठगी कर दी। मौत हुई या नहीं हुई, ये कब हुई, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक इंसानी शरीर है, 1912 में पैदा हुआ है, तो 2009 में उसकी उम्र 97 साल होगी। ये मानकर पुलिस ने रिकॉर्ड्स में उसको मारा मान लिया। इसलिए आधिकारिक मृत्यु जो मानी जाती है नटवरलाल की, वो मानी जाती है सन 2009। अब वो मारे गए 96 में या 2009 में, ये अलग बात है, लेकिन जो कारनामे, जो किस्से वो अपने साथ छोड़ गए, वो अजर हैं, अमर हैं। आप उन्हें हीरो के रूप में देखें, विलेन के रूप में देखें। मैं व्यक्तिगत तौर पर नटवरलाल से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं हीरो के ही तौर पर लूँगा उनको। कानून उन्हें किस नज़र से देखता है, ये मेरा लुकआउट नहीं है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप भी मेरी तरीके से विचार रखते हो या विपक्ष में भी रखते हो, तो मुझे खबर जरूर करें। थोड़ी बहुत बातें होंगी, थोड़ी चर्चा होगी, मैं कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ आप मेरी सुनिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सारे कमेंट्स का। मिलता हूँ अगली किसी एक नई कहानी पर, जो कि होगी बहुत ज़ोरदार, बेहतरीन जगह पर और बेहतरीन रस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।